नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं मैं मीडिया के साथ। बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अब बिहार के सभी कर्मचारी चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी के रूप में काम करेंगे। इस दौरान सार्वजनिक धन यानी सरकारी पैसे के जरिए कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता और साथ ही वहीं सरकारी गाड़ी हो या फिर विमान हो या बंगले का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। वहीं सत्ता में बैठा दल जो है वो किसी भी तरीके का घोषणा नहीं कर सकता, शिलान्यास नहीं कर सकता और ऐसी ही कई सारी और पाबंदियां लग जाती हैं आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आदर्श आचार संहिता है क्या। तो आपको बता दें कि किसी भी राज्य में जहां चुनाव होने वाले होते हैं वहां चुनाव आयोग जो है पहले अधिसूचना जारी करता है और इस अधिसूचना के जारी होते ही जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इसके साथ ही उस राज्य में जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो चुनाव आयोग की होती है, जिसके लिए आदर्श आचार संहिता लगाया जाता है। लोकतंत्र के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि चुनाव निष्पक्ष हो। चुनाव की आपाधापी में मैदान में जितने कैंडिडेट होते हैं वो हर तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि सबको बराबर का मौका मिले। आचार संहिता वो दिशा निर्देश है जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को मानना पड़ता है। इसका मकसद चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष और साफ सुथरा बनाना है और सत्ताधारी राजनीतिक दलों को गलत फ़ायदा उठाने से रोकना है। साथ ही सरकारी मशीनरी का उपयोग ना हो, इसके लिए आदर्श आचार संहिता लगाई जाती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दल और कैंडिडेटों के लिए आचरण और व्यवहार का पैरामीटर होता है। यहाँ आपको एक विशेष बात बताना चाहेंगे कि किसी कानून के तहत आदर्श आचार संहिता को नहीं बनाया गया, बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों की सहमति से इसे विकसित किया गया है। सबसे पहले 1960 के विधानसभा चुनाव में केरल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान आदर्श आचार संहिता को अपनाया गया था। उसके बाद 1962 के लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया और राजनीतिक दलों को इसका पालन करने के लिए कहा गया। इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पहली बार राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वो अपने यहाँ आदर्श आचार संहिता को लागू करें और उसके बाद से लगभग अब हर जगह आदर्श आचार संहिता का उपयोग होता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक ज़माना था जब चुनाव को लेकर चुनाव के दौरान दीवारें जो हैं पोस्टरों से पट जाती थीं, लाउड स्पीकर के जो कानफाड़ू आवाज़ थे वो थमने का नाम नहीं लेते थे। इसके अलावा उम्मीदवार जो है धन बल का प्रयोग करते थे। जो दबंग उम्मीदवार थे वो साम दाम दंड भेद हर तरीके का उपयोग करके जो है चुनाव जीतने का प्रयास करते थे। बूथ कैप्चरिंग और बैलेट बॉक्स जो है इसकी लूट होती थी। ऐसे में चुनावी हिंसा भी एक आम बात हुआ करती थी। ऐसे में एक कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत थी। तो ऐसे में आदर्श आचार संहिता को बनाया गया और इसे लागू किया गया ताकि इन सभी चीज़ों से बचा जा सके। इसके अलावा समय से पहले अगर विधानसभा का विघटन हो जाता है, ऐसे में भी आदर्श आचार संहिता लागू किया जाता है। इसके तहत जो कामचलाऊ सरकार बनाई जाती है या फिर केंद्र में हो या राज्य में, उसके लिए बहुत सारी जो है पाबंदियां लगाई जाती हैं। चुनाव आयोग को यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के एसआर बोम्मई मामले के जरिए मिलता है। इस ऐतिहासिक फैसले में 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कामचलाऊ सरकार जो है उसे सिर्फ उतना ही काम करना चाहिए जो काम आने लायक हो। इसके अलावा किसी बड़े घोषणा से उसे बचना चाहिए। अब आते हैं कि आदर्श आचार संहिता की विशेषताएं क्या हैं। भारत में चुनाव के दौरान वोटर्स तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए राजनीतिक दल जो है या फिर नेता जो हैं वो जुलूसों का इस्तेमाल करते हैं, भाषणों का इस्तेमाल करते हैं, पोस्टरों का इस्तेमाल करते हैं, नारेबाजी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आदर्श आचार संहिता एक गाइडलाइन होती है जो ये बताती है कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन इसके अलावा कुछ और अहम बातें हैं जिनको जानना जरूरी है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकारों और प्रशासन पर कई तरह की पाबंदियां लग जाती हैं। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के अंतर्गत काम करते हैं। आचार संहिता में रूलिंग पार्टी के लिए बहुत कुछ गाइडलाइंस होती हैं। इनमें सरकारी मशीनरी और सुविधाओं को उपयोग ना करने और मंत्रियों तथा जितने अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो अनुदान होते हैं, नई योजनाओं का ऐलान होता है, इन सब पर पाबंदी लगाई जाती है।
मंत्रियों तथा सरकारी पदों पर जो तैनात होते हैं वैसे लोगों को सरकारी दौरे, चुनाव प्रचार करने की इजाज़त नहीं होती। सरकारी पैसे का इस्तेमाल खास तौर पर जो किया जाता है विज्ञापन लगाने में, उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्राइवेट लाइफ का जिक्र करने और किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक भाषण देने पर भी रोक होती है। इस पर कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता हुआ दिखाई देता है तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई कर सकता है। आपको बता दें कि इस बार जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव अपने आप में बहुत खास हैं, क्योंकि इन चुनावों में ये चुनाव जो है कोरोना काल में हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। चुनाव आयोग जो ये चुनाव करा रहा है, बिहार का विधानसभा चुनाव, ये अपने आप में दुनिया का पहला सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, कोरोना काल में होने वाला। ऐसे में कई सारी गाइडलाइंस चुनाव आयोग ने दी हैं। इन गाइडलाइंसों में जैसे कि है बूथों पर लोगों की संख्या को सीमित करना, बूथों की संख्या बढ़ा देना। इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिए खासतौर पे जो है गाड़ियों को सीमित किया गया है। जैसे 5 गाड़ियों के बाद आधे घंटे की दूरी पर बाकी 5 गाड़ियां होंगी। इसके अलावा ये भी तय किया गया है कि जो लोग वोट देने जा रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग हो, उनके चेहरे पर मास्क हो, हाथ में ग्लव्स हों, इसकी खास व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं उनकी भी संख्या जो है 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है। साथ ही अगर जा कर के नॉमिनेशन भर रहा है कोई तो उसमें जो है 2 या 3 से ज़्यादा गाड़ियां नहीं जा सकती, ऐसी गाइडलाइंस बनाई गई हैं। आपको बता दें कि जो बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार का होने वाला है वो अपने आप में भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा प्रयोग होगा, जिसकी केस स्टडी दुनिया में होगी। क्योंकि ये चुनाव जो कोरोना काल में हो रहा है, अगर ये सफल चुनाव हो जाता है, सफलतापूर्वक ये संपन्न हो जाता है, ऐसे में कहा जाएगा कि भारत का इतना बड़ा जो लोकतंत्र है वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने लोगों के अधिकार को उपयोग करने की पूरी सहूलियत देता है। यानी ये बिहार के साथ साथ पूरे भारत के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। अब इसे चुनाव आयोग कैसे संपन्न कराता है ये तो चुनाव के बाद पता ही चल जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।